हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। तो बिना टाइम वेस्ट करें शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है डुअलिटी। पहले मैं आपको डुअलिटी की थ्योरी लिखा देता हूँ, फिर उसके बाद इसको समझेंगे कि हम क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, फिर हम डायरेक्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। तो अगर आपको थ्योरी नहीं लिखना है, डायरेक्टली क्वेश्चन देखना है, तो आप थोड़ा सा फॉरवर्ड कर सकते हैं लेक्चर को। तो चलिए पहले लिखते हैं इसकी थोड़ी सी थ्योरी। डुअलिटी क्या रहता है? एवरी एलपीपी इज एसोसिएटेड with another linear programming problem called the dual of the problem. The original problem is called prime. तो क्या कह रहा है? आप हर एक जो आपका क्वेश्चन होता है उससे रिलेटेड आप एक और नया प्रॉब्लम बना सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? डुअल ऑफ द प्रॉब्लम। जो ओरिजिनल प्रॉब्लम रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमल। ये वर्ड याद रखना है, ओरिजिनल क्वेश्चन को हम क्या बोलते हैं? प्राइमल। और जो आप उससे रिलेटेड एक नया बनाओगे, जैसे x के टर्म्स में एक क्वेश्चन है x1 x2 x3, आप उसको w1 w2 w3 के टर्म्स में बना रहे हैं, तो ये x1 x2 x3 के टर्म्स में पहले से क्वेश्चन दिया हुआ था, तो वो कौन सा होगा? प्राइमल। जो आप नया क्वेश्चन बनाओगे w1 w2 w3 का, किससे? ये x1 x2 x3 वाली इक्वेशंस को यूज करके, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डुअल बोलेंगे। याद रखेंगे पक्के में? दो वर्ड अभी आपको पहले याद रखना है, कौन सा? प्राइमल और डुअल। प्राइमल जो ओरिजिनल क्वेश्चन है, डुअल जो आप उससे डिराइव करते हैं। फिर इसके बाद इसमें आपको पहले टाइप के क्वेश्चन जो रहते बोलते हैं सिमेट्रिक डुअल प्रॉब्लम। देखिए, सिमेट्रिक relation between a primal and dual problem exists. Consider a linear programming problem जो है find x1 x2 up to xn for which maximize z p। अब देखो, जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसके नीचे मैं क्या लिख रहा हूं? p, क्योंकि ये कौन सा हो गया? प्राइमल हो गया। तो जो हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन रहेगा उसके नीचे मैं क्या लिखूंगा? z d। d से क्या रिप्रेजेंट करूंगा कि ये क्या है? उसका डुअल है। याद रखेंगे करके। मैं थोड़ा पहले थियरी लिखाते हुए चल रहा हूं, ताकि जब हम क्वेश्चन में जाए तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो जेड पी क्या रहेगा? c1 x1 प्लस c2 x2 अप टू cn xn subject to a11 x1 plus a12 x2 up to a1n xn a21 x1 a22 x2 plus a2n xn, ये लेस देन इक्वल टू b1, ये लेस देन इक्वल टू b2। ऐसी हमारे पास m इक्वेशंस है। a m1 x1 प्लस a m2 x2 प्लस a mn xn लेस देन इक्वल टू b m। इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है।
तो फर्स्ट स्टेप आपकी रहेंगी कि आप ये इक्वेशन को लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। तो आप लिखेंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म द गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कैन बी रिटर्न। चलिए अब आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे, थोड़ा सा स्टेप वाइज देखिए। सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लिखेंगे। तो क्या है, मैक्सिमाइज जेड पी। यहां पे क्या हो रहा, C1 मल्टीप्लाई हो रहा है x1 के साथ, फिर ऐड हो रहा है। C2 मल्टीप्लाई हो रहा है x2 के साथ, फिर ऐड हो रहा है। ऐसा चलते जा रहा है। Cn मल्टीप्लाई हो रहा है xn के साथ। लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी मैट्रिक्स दिख रहा है क्या, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में कहीं पे भी नहीं। तो हम इसको ऑर्डर्ड पेयर जैसे लिखेंगे। मतलब देखो कैसे लिखना है। पहले आप देखोगे कौन से यहाँ पे वैल्यूज है, C1 C2 Cn, ये सब वैल्यूज है। तो आप लिखेंगे C1 C2 अप टू Cn, ये पूरी वैल्यूज हो गई। अब ये मल्टीप्लाई होंगे किसके साथ, कौन कौन से वेरिएबल है, पहला है x1, दूसरा है x2 और आखिरी है xn। तो इसका मतलब क्या हो गया, आप ये बताना चाह रहे हैं कि C1 मल्टीप्लाई होगा x1 से, फिर ऐड होगा। C2 मल्टीप्लाई होगा x2 से, फिर ऐड होगा। Cn मल्टीप्लाई होगा xn से, फिर ऐड होगा। तो ये चीज समझ में आया। आपको हमेशा ऑब्जेक्टिव फंक्शन को इस तरीके से लिखना है, और नीचे की जो कंडीशन है उसको आप लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमेशा ऐसा लिखना है, और नीचे वाली जो कंडीशन है उनको कौन से फॉर्म में लिखना है, मैट्रिक्स फॉर्म में। तो चलिए सब्जेक्ट टू किस तरीके से आएगा इसका मैट्रिक्स फॉर्म, याद है सबको। पहले आप x1 के कोएफिशिएंट देखोगे, क्या है a11 a21 और फिर आखिरी है am1। सिमिलरली फिर x2 के क्या है a12 a22 और आखिरी है am2। ऐसा चलते जा रहा है, कब तक, जब तक आखिर वैल्यू नहीं मिल रही। आखिर की क्या आएंगे यहाँ पे a1n a2n। ऐसा देखने में हमेशा हार्ड जाता है, लेकिन आपको थोड़ा सा बेसिक स्टेप्स समझना चाहिए बस यहाँ पे। ठीक है, तो आप कैसे लिखते हैं फॉर्म, बस वो समझा रहा हूं। आप जब क्वेश्चन देखेंगे तब बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आपको बस अभी क्या देखना है, स्टेप्स कौन कौन सी कैसे फॉलो करना है, बस और कुछ नहीं। समझा। तो आपने पहले इसको क्या लिखा मैट्रिक्स फॉर्म में। तो पहला पूरा कॉलम x1 का कोएफिशिएंट, दूसरा पूरा कॉलम x2 का कोएफिशिएंट, तीसरा पूरा कॉलम x3 का कोएफिशिएंट, आखिरी पूरा कॉलम xn का कोएफिशिएंट। तो मैंने किस किस का कोएफिशिएंट बनाया, x1 x2 अप टू xn के। यहाँ पे कौन सा साइन है, लेस देन इक्वल्स टू, और यहाँ पे क्या है b1 b2 अप टू bn। आ गया। तो ये हो गया हमारा मैट्रिक्स फॉर्म। तो कौन से फॉर्म में आ गया, a इंटू एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू b के फॉर्म में। कौन सा आ गया, ये पूरा हो गया कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। a ये हो गया वेरिएबल, x ये हो गया कांस्टेंट, b आ गया। कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स फॉर्म। समझा कैसे लिखे, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब इसका जब हम लिखेंगे डुअल, तो देखो इसको कैसे लिखेंगे। तो आप लिखेंगे द डुअल। अच्छा, हम यहाँ पे मेंशन करना भूल गए कि x1 x2 वगैरह क्या है, x1 x2 अप टू xn आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सेम चीज यहाँ पे भी लिख देना, x1 x2 xn आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तब डुअल किस तरीके से लिखेंगे, तो लिखो द डुअल प्रॉब्लम of above linear programming problem is obtained by first step transposing the कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, यानी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जो ए है उसका आपको क्या निकालना पड़ेगा, ट्रांसपोज, मतलब इंटरचेंज रो एंड कॉलम। पहली रो बन जाएगा पहला कॉलम, दूसरी रो बन जाएगा दूसरा कॉलम, आखिरी रो बन जाएगा आखिरी कॉलम। याद रखेंगे। सेकेंड, इंटरचेंजिंग द रोल ऑफ constant term
and the coefficient of ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मतलब अभी तक यहां पे जो बी कांस्टेंट टर्म थी जो कंडीशंस में लग रही थी, अब वो कहां पे चली जाएंगी आपकी, वो चले जाएंगे आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। यानी जो सी वाले कांस्टेंट है इनके जगह आप कौन से कांस्टेंट आ जाएंगे, बी वाले कांस्टेंट। तो बी वाले कांस्टेंट की जगह कौन से कांस्टेंट आ जाएंगे, सी वाले कांस्टेंट। याद रखेंगे। थर्ड, रिवर्टिंग रिवर्टिंग द इनइक्वालिटीज। यहाँ पे कौन सा साइन है, लेस देन इक्वल टू का। तो डुअल में क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन। याद रखेंगे, अगर यहाँ पे होता ग्रेटर देन इक्वल टू तो वहां पे क्या आता, लेस देन इक्वल टू का साइन। और फोर्थ, इफ क्वेश्चन है मैक्सिमाइजेशन का, देन उसको कन्वर्ट कर दो मिनिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, एंड वाइस वर्सा। मतलब क्वेश्चन अभी काय का था हमारा, मैक्सिमाइजेशन का, तो डुअल काय का आएगा, मिनिमाइजेशन का। अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता मिनिमाइजेशन का तो डुअल काय का था, मैक्सिमाइजेशन का। याद आएगा, याद रहेगा पक्के में। तो डुअल के लिए आप काय का फॉर्म बना दोगे, आप डब्ल्यू का आएगा। तो आपका क्वेश्चन अब हो जाएगा डुअल के लिए, फाइंड W1 W2 अप टू। अब आप देखेंगे यहाँ पे इक्वेशंस आपके पास कितनी थी। देखो हमने यहाँ पे कितनी इक्वेशन लिए थे, टोटल यहाँ पे 1 2 अप टू कितनी इक्वेशन थी, m थी। तब आप जितनी इक्वेशन थी उतने W डाल देंगे, ताकि W1 W2 अप टू Wm आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। उसके बाद क्या बताया था मैंने, क्वेश्चन अगर काय का है मैक्सिमाइजेशन का तो डुअल काय का आएगा, मिनिमाइजेशन का आएगा। z p के जगह आ जाएगा z d आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना पड़ता, अभी तक जो कांस्टेंट टर्म्स थी, ठीक है, मेट्राइसिस वाली कांस्टेंट टर्म थी, अब आपको उसको इधर लेके आना है। मतलब b1 b2 अप टू bm लिखना है। तो आप ऐसा लिखेंगे उसको, b1 b2 अप टू bm। ये किससे मल्टीप्लाई होंगे, w1 w2 अप टू wm होगी। तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा हमारा, zd इक्वल्स टू b1 w1 प्लस b2 w2 अप टू bm wm। समझा। ये जो b था आपने क्या किया, ये जो हमारा मैट्रिक्स अभी तक हमको कौन से फॉर्म में दिख रहा था, ऐसा स्टैंडिंग फॉर्मेट में दिख रहा था, यानी कॉलम मैट्रिक्स में था। मैंने उसको कैसे कन्वर्ट किया, रो बना दिया यहाँ पे, क्योंकि मैं ऑर्डर्ड पेयर जैसा दिखा रहा हूँ उसको। समझ में आ रहा है पक्के में, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सच में समझ रहा है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट टू कंडीशंस भी देखना पड़ेगा। क्या करना पड़ता आपको, यहाँ पे ए का ट्रांसपोज लेना पड़ता, ठीक है। वेरिएबल में अब कौन आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा। और यहाँ पे कौन सा साइन था, लेस देन इक्वल टू, उसकी जगह क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा। और जो C अभी तक यहां पे था इसको आपको उस साइड लेके आना है। तो C का ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, जो रो में था उसको आप कौन से फॉर्म में लिखना पड़ेगा, कॉलम के फॉर्म में। तो देखो A का ट्रांसपोज मतलब A की पहली रो क्या थी, A11 A12 अप टू A1n। अब बन जाएगा पहला कॉलम, तो आ जाएगा A11 A12 A1n। जो दूसरी रो थी वो क्या थी, A21 A22 अप टू A2n। ये बन जाएगा दूसरा कॉलम। ऐसा होते जाएगा, कब तक, जब तक आखिर इसमें नहीं पहुंचते। आखिरी रो क्या थी, A1n A2n अप टू AMn। ये बन जाएगा हमारा आखिरी कॉलम। तो आ जाएगा A1n A2n
ए टू एन अप टू ए एम एन, ए एम एन आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब W लिखो, W में कितने वेरिएबल है? अप टू M, तो आ जाएगा W1 W2 अप टू WM, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू C में टोटल कितने टर्म्स थे आपके पास? अप टू N, इसको लिख दो कॉलम फॉर्म में, तो क्या आ जाएगा? C1 C2 अप टू C आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो जब आप इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो इक्वेशन के फॉर्म में क्या आएगा? A11 ये जाके मल्टीप्लाई होगा W1 से, प्लस A21 ये जाके मल्टीप्लाई होगा W2 से, ऐसा होते जाएगा। लास्ट में A1N जाके मल्टीप्लाई होगा WM से, ये ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा पहली टर्म जो है C1 आएगा। तो अब ये मैट्रिक्स फॉर्म से हम वापस से इक्वेशन के फॉर्म में आ रहे हैं। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या आएगा? A12 जाके मल्टीप्लाई होगा W1 से, A22 जाके मल्टीप्लाई होगा W2 से, अप टू A2N ये जाके मल्टीप्लाई होगा WM से, ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा? C। और लास्ट इक्वेशन क्या आएंगे यहाँ से? A1N जाके मल्टीप्लाई होगा W1 से, A2N जाके मल्टीप्लाई होगा W2 से, अप टू AMN जाके मल्टीप्लाई होगा WM से, इज ग्रेटर देन इक्वल टू CN आएगा इस फॉर्म में। पक्के में समझा? थोड़ा थोड़ा तो भी समझ में आ रहा है, बेसिक क्या करना है ये समझ में आ रहा है। अब देखिए मैं इसी को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि अगर मेरा प्राइमल प्रॉब्लम कुछ इस तरीके का दिख रहा था, फाइंड अ कॉलम वेक्टर x which मैक्सिमाइज ZP जिसकी वैल्यू है C इंटू एक्स, सच दैट कि A इंटू एक्स इज लेस देन इक्वल टू B, जहां पे x है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका ड्यूअल प्रॉब्लम कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे फाइंड अ कॉलम वेक्टर, x के जगह किसको डाल देंगे? W, विच मैक्सिमाइज के जगह मिनिमाइज, ZP के जगह ZD आ जाएगा। अभी तक यहाँ पे कौन था? B था, B ऐसा कॉलम के फॉर्म में था, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा B का ट्रांसपोज, इसको बना देंगे रो के फॉर्म में, बना देंगे। उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है? यहाँ पे x के जगह आपने क्या वेरिएबल लिया? W लिया, सच दैट किस तरीके से? A का क्या लेना पड़ता है? ट्रांसपोज, x के जगह आया था W, लेस देन इक्वल टू के जगह ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ पे B की जगह कौन ले लेगा? यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन वाला C, उसका क्या लेना पड़ता? ट्रांसपोज, जहाँ पे W इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। याद रखेंगे पक्के में? किसी को कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, बेसिक कंसेप्ट समझ में आया। इसके बाद आपको कोई कोई क्वेश्चन है ना अनसिमेट्रिकल ड्यूअल प्रॉब्लम के भी दिखते हैं। अभी हम इनको अलग अलग पढ़ रहे हैं, लेकिन सब है ना एक ही क्वेश्चन में आते हैं, मिक्स टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट सबका आना चाहिए करके इनको अलग से लिखा दे रहा हूं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला अनसिमेट्रिक ड्यूअल प्रॉब्लम, इस पे जो प्राइमल प्रॉब्लम रहता है। अब तो प्राइमल प्रॉब्लम से कोई दिक्कत नहीं, प्राइमल प्रॉब्लम मतलब जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि फाइंड कॉलम वेक्टर x which maximize ZP equals to CX such that AX equals to B and x is greater than equals to 0। तो पिछले क्वेश्चन में और ये क्वेश्चन में क्या फर्क है? यहाँ पे देखो साइन कौन सा है? लेस देन इक्वल टू का, और यहाँ पे कौन सा है? इक्वल टू का। दोनों में ये फर्क है। अगर क्वेश्चन इक्वल टू के फॉर्म में आ जाए तब आपकी जो वैल्यू आती है ड्यूअल में वो आती है अनरेस्ट्रिक्टेड। अनरेस्ट्रिक्टेड याद है ना?
जहां पे W जो वेरिएबल है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो इस केस में आपका जो डुअल प्रॉब्लम आएगा उसमें आप क्या लिखेंगे, फाइंड अ कॉलम वेक्टर W which minimize ZD B का ट्रांसपोज W such that A transpose W is greater than equals to CT and dual variables are unrestricted in sign। कैसे रहेंगे यहाँ पे ड्यूअल वेरिएबल्स अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइंस। तो याद रखना मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन है तो हर एक वैल्यू काय में होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू में। मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन है तो हर एक जो आपका कंडीशन है काय में होनी चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू में। बस इतनी चीज आपको याद रखना है। तब मैं आपको एक फाइनल थोड़ा सा थ्योरी लिखाता हूँ 4-5 लाइन, फिर उसके बाद हम सीधा चलते हैं हमारे क्वेश्चंस के ऊपर। तो आपको समझ में आएगा क्वेश्चंस इतने हार्ड नहीं होते, बट ये थ्योरी आपके लिए पढ़ना थोड़ा जरूरी था। तो आप लिखिए ड्यूअल ऑफ मिक्स्ड सिस्टम, क्योंकि सब अलग अलग पूछे ये जरूरी नहीं रहता, हमको मिक्स सिस्टम भी पूछ लेता है। इफ अ सिस्टम consists of equations inequalities non negative variables or unrestricted variables, then the dual of the problem can be obtained by reducing to the form। अब यहाँ पे मैं जितनी चीजें लिखा रहा हूं वो क्वेश्चन होगा मैक्सिमाइजेशन पे। तो अगर मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन आया तो आप इसका उल्टा करेंगे। हम अज्यूम करके चल रहे क्वेश्चन है मैक्सिमाइजेशन के फॉर्म में, यानी प्राइमल जो है उसकी सबकी वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू के फॉर्म में। तो तब आपकी फर्स्ट स्टेप क्या रहेंगे, इफ कंस्ट्रेंट हैज a sign greater than equals to, then multiply both sides by -1 and make sign less than equals to। जैसे मैंने आपको बताया ना, क्वेश्चन अगर मैक्सिमाइजेशन का है तो आपको हर एक साइन प्राइमल का कौन से फॉर्म में चाहिए, लेस देन इक्वल टू के फॉर्म में। तो कहीं पे भी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन दिख जाए तो आप -1 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे और क्वेश्चन कौन से इसमें आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू के फॉर्म में आ जाएगा। याद रखेंगे। सेकेंड स्टेप, इफ द constraint has a sign equals to, it is replaced by two constraints involving greater than equals to and less than equals to, again
मल्टीप्लाई -1 in the constraint greater than equals to and make the sign less than equals to। यानी जब भी क्वेश्चन अगर इक्वल्स टू के फॉर्म में है तो आपको जो इक्वल टू वाली इक्वेशन है उसकी जगह दो इक्वेशन डालना है। कौन कौन सी? एक जो रहेगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू और एक जो रहेगा लेस देन इक्वल्स टू। यानी सेम इक्वेशन लिखना है, एक में ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक में लेस देन इक्वल्स टू। तो अगर क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन का है तो आप लेस देन इक्वल्स टू का फॉर्म बनाओगे सबके, और अगर क्वेश्चन मिनिमाइजेशन का है तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन बनाएंगे। थर्ड, every unrestricted variable replace by difference of two variables। ये तो आपको याद होगा, अगर हम बोलते थे W1 इज अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन तो आप W1 की जगह क्या लेते थे? W1 डैश माइनस W2 डबल डैश, जहां पे W1 डैश और W1 डबल डैश, W1 डैश एंड W1 डबल डैश, ये दोनों के दोनों क्या रहते थे? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी ये पॉजिटिव वैल्यू रहते थे। तो जो भी अनरेस्ट्रिक्टेड रहा, यानी जो नेगेटिव भी हो सकता और पॉजिटिव भी हो सकता है, उसको आप हमेशा कौन से फॉर्म में लिखते हैं? डिफरेंस ऑफ टू वेरिएबल्स के फॉर्म में। याद रखेंगे यहां तक। अब एक लास्ट चीज, स्टैंडर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ प्राइमल, याद रखना हमेशा आपका जो गिवन क्वेश्चन है वो हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में रहना चाहिए, उसके बाद ही आप उस पर ड्वेल लगाओगे। बिना स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करे आप ड्वेल नहीं लगा सकते। तो स्टैंडर्ड फॉर्म, तो आप लिखेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज said to be in standard primal form if पहला all the constraints involve the sign less than equals to if it is a problem of maximization। second, all the constraints involve the sign greater than equals to if it is a मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। तब से मैं यही चिक चिक के बार बार बता रहा हूं, अगर आपका क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन का है तो वहां पे कंस्ट्रेंट के साइन आने चाहिए लेस देन इक्वल टू, और अगर क्वेश्चन मिनिमाइजेशन का है तो साइन आने चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू। तो आप बोलोगे यहाँ पे जो आपका गिवन एलपीपी हो कौन से फॉर्म में हो गया? स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म में हो जाएगा। तो अब इतना थ्योरी लिखने के बाद देखते हम लोग क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। राइट द ड्यूल, राइट द ड्यूल ऑफ द प्रॉब्लम minimize z equals to 3x1 plus x2 subject to 2x1 plus 3x2 is greater than equals to 2, x1 plus x2
is greater than equals to 1 and x1 comma x2 is greater than equals to 0. फर्स्ट स्टेप चेक करो, क्वेश्चन का है मिनिमाइजेशन का है। जब भी क्वेश्चन मिनिमाइजेशन का हो, साइन कांस्टेंट का क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू। दो इक्वेशन है, दोनों के दोनों काय में है, ग्रेटर देन इक्वल टू। पहला स्टेप चेक हो गया, यानी कौन से फॉर्म में आ गया, स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म में। तो सॉल्यूशन में आप सबसे पहली चीज यही मेंशन करेंगे, तो आप लेंगे द गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम is in standard primal form। आ गया। तब आप इसको कौन से फॉर्म में लिखोगे, मैट्रिक्स फॉर्म में। तो इन मैट्रिक्स फॉर्म द गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कैन बी रिटर्न एज। किस तरीके से, क्या था आपका क्वेश्चन, मिनिमाइज z। यहां पे कौन कौन से नंबर मल्टीप्लाई आ रहे हैं, 3x1 के साथ, 1x2 के साथ। तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, 3 1, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे किसके साथ, x1 और x2 के साथ होंगे। तो मैं 3 1 को जब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगा तो c लिखूंगा एक मैट्रिक्स, और दूसरे मैट्रिक्स को लिखूंगा x। तो c जो रहेगा मेरे लिए रो रहेगा, x जो रहेगा मेरे लिए कॉलम रहेगा। जब मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगा, मैं अभी इसको ऑर्डर्ड पेयर टाइप में लिख रहा हूं कि 3 जाके मल्टीप्लाई होना चाहिए x1 के साथ, प्लस 1 जाके मल्टीप्लाई होना चाहिए x2 के साथ। समझा पक्के में, कोई दिक्कत नहीं आता। अब इसको लिखेंगे सब्जेक्ट टू। अब इक्वेशंस आने वाली है। सबसे पहले क्या आता, मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए कैसे लिखते हैं, हमारे पास कितने वेक्टर है, यहाँ पे कितने वेरिएबल है, 2, x1 और x2। तो x1 और x2 है यहाँ पे मेरे पास दो आपके वेरिएबल्स। अब देखिए सबसे पहला कॉलम क्या आएगा, x1 का। x1 का कॉलम क्या है, 2 और 1। फिर आएगा x2 का कॉलम क्या है, 3 और 1। कौन सा साइन है यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल टू। फिर उसके बाद b की वैल्यू क्या है, 2 और 1। दैट इज, ये कौन से फॉर्म में आ गया, ax इज ग्रेटर देन इक्वल टू b के फॉर्म में आ गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहां तक समझ में आया। अब मेरे को इसका क्या लिखना है, डुअल लिखना है, जहां पे x1 x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसका हम लिखेंगे डुअल, तो आप लिखेंगे देयरफॉर द डुअल ऑफ गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज। क्वेश्चन का था मिनिमाइजेशन का, तो डुअल का हो जाएगा मैक्सिमाइजेशन का। तो यहाँ पे आ गया z d, कि मैं आप क्या निकाल रहा हूं, डुअल निकाल रहा हूं। अभी तक यहाँ पे आप किसको देख रहे थे, आप c को देख रहे थे। अब c की जगह कौन लेगा, b लेगा। b हमको ऐसे खड़े वाले फॉर्म में दिख रहा है ना, यानी कॉलम मैट्रिक्स में मेरे को रो टाइप में लिखना है, तो मैं इसको लिखूंगा b का ट्रांसपोज, और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा नए वेरिएबल w के साथ करूंगा, तो b का ट्रांसपोज। लेकिन मेरे को यहाँ पे एडिशन में चाहिए वैल्यू को, तो मैं इसको इस फॉर्म में लिखूंगा। देखिए क्या था, 2 और 1, तो ये 2 और 1, कितनी वैल्यू है यहाँ पे, 2। तो मैं वेरिएबल भी कितने लूंगा, 2। किस किस को, w1 और w2 को। तो क्या मिलेगा, 2 इंटू w1 2w1 प्लस 1 इंटू w2 w2 आ जाएगा। सब्जेक्ट टू वाली कंडीशन कैसे लिखते हैं, अभी तक क्या था, ए की जगह आ गया ए का ट्रांसपोज। अच्छा, आपको वेरिएबल कितने लेना है कैसे डिसाइड करोगे, इक्वेशंस देख के। कितनी इक्वेशन थी, 2, तो मैंने w में भी कितने लिया, w1 और w2, ऐसा याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे और क्या दिख रहा है आपको, नेक्स्ट आपको निकालना है सब्जेक्ट टू। तो a के जगह क्या आ गया, a का ट्रांसपोज, x के जगह क्या आ जाएगा, w, ग्रेटर देन इक्वल टू के जगह लेस देन इक्वल टू, और अब b की जगह ले लेंगे c को आपने इस फॉर्म में लिखा था, हमको चाहिए कॉलम के फॉर्म में, तो c का ट्रांसपोज लगा देंगे। दैट इज क्या आएगा, a का ट्रांसपोज, मतलब इंटरचेंज रो एंड कॉलम। पहले 2 3 था आपका फर्स्ट रो, अब 2 3 बन जाएगा आपका
फर्स्ट कॉलम, 1 1 था आपका सेकंड रो, 1 1 बन जाएगा आपका कॉलम इनटू डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या है W1 W2 विच इज लेस देन इक्वल टू सी का ट्रांसपोज, सी के एलिमेंट क्या थे 3 1, लिख दो कॉलम फॉर्म में 3 1, दैट इज क्या बनेगा यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा W1 से प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा W2 से, फिर से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 मल्टीप्लाई होगा W1 से प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा W2 से विच इज लेस देन इक्वल टू 3 1, मैट्रिक्स फॉर्म में तो पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से इक्वल रहेगा 2W1 plus W2 is less than equals to 3, और दूसरी इक्वेशन 3W1 plus W2 is less than equals to 1, जहाँ पे W1 और W2 दोनों के दोनों नॉन नेगेटिव है तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो हमारा ड्यूअल क्या बना, तो आप लेंगे देयरफॉर द ड्यूअल ऑफ गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इस क्या बनेगा मैक्सिमाइज ZD जिसकी वैल्यू है 2W1 प्लस W2 सब्जेक्ट टू क्या कंडीशन आई 2W1 प्लस W2 इज लेस देन इक्वल टू 3, 3W1 प्लस W2 इज लेस देन इक्वल टू 1। तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है समझा होगा, इजी है क्वेश्चन, सच में समझा, पक्के में समझा। अच्छा हमने नॉन नेगेटिव वाला फिर से नहीं लिखा, W1 W2 ये भी लिखा है ना हमने, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है थोड़ा थोड़ा तो भी समझ में आया होगा, क्वेश्चन को किस तरीके से आपको अप्रोच करना है समझ रहा है। जिनको नहीं समझा अगला क्वेश्चन देखो, राइट द ड्यूअल ऑफ फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। minimize z equals to 7x1 plus 3x2 plus 8x3 subject to 8x1 plus 2x2 plus x3 greater than equals to 3, 3x1 plus 6x2 plus 4x3 greater than equals to 4, 4x1 plus x2 plus 5x3 greater than equals to 1, x1 plus 5x2 plus 2x3 greater than equals to 7, जहाँ पे x1 x2 x3 is greater than equals to 0। फर्स्ट क्या रहेंगे, आप देखेंगे ये क्वेश्चन आपका स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म में है कि नहीं। मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन है तो हर एक रहना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू, ये भी 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 ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी प्राइमल फॉर्म में तो है। कितनी इक्वेशन दिख रही 4, तो आपके पास कितने वेरिएबल आने चाहिए 4 वेरिएबल्स आने चाहिए, याद रहेगा पक्के में। तो चलिए बताइए सॉल्यूशन। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, द गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज इन स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म। आ गया प्राइमल फॉर्म में तो क्या आएगा, राइटिंग या इन मैट्रिक्स फॉर्म, इन मैट्रिक्स फॉर्म द गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कैन बी रिटन एज, किस तरीके से, क्वेश्चन क्या है मिनिमाइज z इक्वल्स टू क्या थी वैल्यू 7 मल्टीप्लाई होना चाहिए x1 के साथ, 3 मल्टीप्लाई होना x2 के साथ, 8 मल्टीप्लाई होना चाहिए x3 के साथ। तो आप इसको लिखेंगे 7 3 8, ये नंबर जाके मल्टीप्लाई होनी चाहिए किसके साथ, 7 होना चाहिए x1 के साथ, 3 होना चाहिए x2 के साथ और 8 होना चाहिए x3 के साथ। याद रखेंगे, यानी c मल्टीप्लाई होना चाहिए x के साथ,
ये कांस्टेंट जाके मल्टीप्लाई होना चाहिए x के साथ, होना चाहिए। याद रखेंगे पक्के में, सच में समझ में आ रहा है। अगर आप इसको प्रॉपर मैट्रिक्स फॉर्म रहता तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते कि जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या है 7 3 8, ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, वेरिएबल्स के साथ, जो है x1 x2 x3। तो देखो 7 मल्टीप्लाई x1 के साथ 3 मल्टीप्लाई x2 के साथ 8 मल्टीप्लाई हुआ x3 के साथ। पर क्योंकि बुक्स में हमको ऐसा रिप्रेजेंटेशन देता है करके हम इसको इस फॉर्म में लिख रहे हैं, समझ रहा है। तो 7 जाके मल्टीप्लाई पहला एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होगा, तो 7 मल्टीप्लाई x1 के साथ 3 मल्टीप्लाई x2 के साथ प्लस 8 मल्टीप्लाई x3 के साथ। तो कुछ इस तरीके का मैट्रिक्स बनता था हमारा 7x1 प्लस 3x2 प्लस 8x3, कुछ इस तरीके से हमारा z बनता था। लेकिन हमको यहाँ पे मैट्रिक्स बनाना है क्या, नहीं, तो हमने लिखा z इक्वल टू 7 3 8, ये मल्टीप्लाई हुआ x1 x2 x3 के साथ। तो रिप्रेजेंटेशन याद रखो, ऐसा रिप्रेजेंटेशन आपको यहाँ पे लिखना है। आ गया। अब यहाँ पे कंडीशंस लिखेंगे तो क्या आएगा, सब्जेक्ट टू, कितने वेरिएबल्स हैं यहाँ पे x1 x2 x3 है, तो आगे 3 वेरिएबल x1 x2 x3। तो पहला जो कॉलम बनेगा x1 का कोएफिशिएंट क्या है 8 3 4 1, तो 8 3 4 1। दूसरा कॉलम x2 का 2 6 1 5 2 6 1 5। उसके बाद x3 का 1 4 5 2 1 4 5 बन गए। आए यहां तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद कौन सा साइन आता है यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, तो आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू। फिर उसके बाद कांस्टेंट क्या है 3 4 1 7, तो आ गया 3 4 1 7, दैट इज, ये कौन से फॉर्म में आ गया, पहला मैट्रिक्स है A, फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू B के फॉर्म में आ गया। अब इसका आपको लिखना है ड्यूअल। कैसे लिखे समझाना आपको, आपने पहले x1 के कोएफिशिएंट, फिर x2 के, फिर x3 के, फिर कितने वेरिएबल थे 3, x1 x2 x3, कौन सा साइन था ग्रेटर देन इक्वल टू में कांस्टेंट साइन, और यहाँ पे x1 x2 x3 सब क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आप लिखेंगे द ड्यूअल ऑफ गिवन LPP कैन बी रिटर्न एज, किस तरीके से, क्वेश्चन अभी तक काय का था, मिनिमाइज का, तो ड्यूअल काय का होगा, मैक्सिमाइज का, तो आप लिखेंगे मैक्सिमाइज z, क्योंकि ड्यूअल है तो मैं डाल दूंगा d। अभी तक जो b होता है उसका ट्रांसपोज लगा के यहाँ पे लिख दो, और उसके साथ क्या चिपका दो, w चिपका दो। अब w में कितने वेरिएबल आएंगे, डिपेंड करता है कितनी इक्वेशन है, कितनी इक्वेशन है 4 है, तो w में कितने वेरिएबल आएंगे 4, w1 w2 w3 w4। तो क्या आएगा b का ट्रांसपोज। लेकिन हमको यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लीकेशन करके एडिशन चाहिए, तो आप कौन से फॉर्म में लिखते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट बनाओ, पहला वैल्यू 3 4 1 7, ये जाके मल्टीप्लाई होना चाहिए किसके साथ, w के साथ। तो w के एलिमेंट लिखो, कितने चाहिए 4, तो w1 w2 w3 w4। तो क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई होगा w1 से, प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा w2 से, प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा w3 से, प्लस 7 मल्टीप्लाई होगा w4 से, होगा। तो दैट इज zd की वैल्यू कुछ इस तरीके से आएंगी। उसके बाद कंडीशन लिखेंगे सच दैट, किस तरीके से, आपको a के जगह लगाना पड़ता है a का ट्रांसपोज, x के जगह आता है w, ग्रेटर देन इक्वल टू के जगह आता है लेस देन इक्वल टू, और b की जगह आप ले लेंगे c का ट्रांसपोज, यानी जो c था इसको ट्रांसपोज वाले फॉर्म में लिखो, मतलब कॉलम वेक्टर बना दो रो की जगह। तो बताओ a का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, इंटरचेंज रो एंड कॉलम। तो इंटरचेंज कर देते हैं, पहला रो बन जाएगा, पहला कॉलम तो आ गया 8 2 1, दूसरा रो दूसरा कॉलम तो आ जाएगा 3 6 4, तीसरा रो तीसरा कॉलम तो आ जाएगा 4 1 5, चौथा रो चौथा कॉलम तो आ जाएगा 1 5 2। कितने वेरिएबल्स है आपके पास 4, कौन कौन से, w1 w2 w3 w4, कौन सा साइन है
लेस देन इक्वल टू सी का ट्रांसपोज। बताओ सी की वैल्यू क्या थी 7 3 8। इसको कॉलम वेक्टर के फॉर्म में लिख दो, आ जाएगा 7 3 8 आएगा। तो चलो अब ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करो यहाँ पे, तो क्या आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 8 मल्टीप्लाई होगा W1 से, प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा W2 से, प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा W3 से, प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा W4 से। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 मल्टीप्लाई होगा W1 से, प्लस 6 मल्टीप्लाई होगा W2 से, प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा W3 से, प्लस 5 मल्टीप्लाई होगा W4 से। अगर आपको ऐसा नहीं याद है तो आपको वो तो याद ही है, पहला कॉलम होता है W1 का, दूसरा होता है W2 का, तीसरा होता है W3 का, चौथा होता है W4 का। तो आपको याद रहता है 2 मल्टीप्लाई होगा W1 से, 6 W2 से, 1 W3 से, 5 W4 से। सेम चीज, पहला कॉलम होता है W1, दूसरा W2, तीसरा W3, चौथा W4। तो क्या आएगा 1 इंटू W1 W1, 4 इंटू W2 W2, 4 W2, 5 इंटू W3 5 W3, 2 इंटू W4 2 W4 इज लेस देन इक्वल टू 7 3 8। यूजिंग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, पहला एलिमेंट इक्वल रहेगा पहले से, दूसरा इक्वल रहेगा दूसरे से, तीसरा इक्वल रहेगा तीसरे से। तो क्या मिलेगा आपको, दैट इज पहली इक्वेशन क्या है 8 W1 प्लस 3 W2 प्लस 4 W3 प्लस W4 इज लेस देन इक्वल टू 7। दूसरी इक्वेशन 2 W1 प्लस 6 W2 प्लस W3 plus 5 W4 is less than equals to 3. Last W1 plus 4 W2 plus 5 W3 plus 2 W4 is less than equals to 8। आगे कंडीशन जहां पे W1 W2 W3 W4 सब क्या है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। तो आपका फाइनल आंसर आप क्या लिखेंगे, therefore the dual of given linear programming problem is क्या आएगा मैक्सिमाइज ZD इक्वल्स टू क्या है 3W1 प्लस 4W2, 3W1 प्लस 4W2 प्लस W3 प्लस 7W4 प्लस W3 प्लस 7W4 सब्जेक्ट टू जो कंडीशंस आपने निकाली। फिर आप लिखेंगे कंडीशन। तो ये आ गया हमारे लिए हमारा डुअल। उम्मीद है समझाऊंगा डुअल कैसे निकालना है आप लोगों को। कोई भी दिक्कत है यहां तक, कोई भी डाउट, समझा पक्के में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है राइट द dual of the problem। minimize z equals to 2x2 plus 5x3 subject to x1 plus x2 is greater than equals to 2, 2x1 plus x2 plus 6x3 is less than equals to 6, x1 minus x2 plus 3x3 equals to 4, x1 x2 x3 is greater than equals to 0। ऐसी कंडीशन दी हुई है और इसका क्या लिखना है आपको डुअल। क्या बताया था मास्टर ने, पहले चेक करो स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म में है कि नहीं। क्वेश्चन का है मिनिमाइजेशन का। तो जितने कंडीशन है कंस्ट्रेंट्स के अंदर सब काय में होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू के फॉर्म में। पहला इक्वेशन है ग्रेटर देन इक्वल्स टू के फॉर्म में है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं।
दूसरा वाला है क्या? नहीं, वो तो लेस देन इक्वल टू के फॉर्म में, तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? -1 से। जैसे ही -1 से मल्टीप्लाई करूंगा, लेस देन इक्वल टू की जगह क्या मिल जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू। फिर आता है इक्वल टू का साइन। आपको याद रखना है, जब भी इक्वल टू का साइन आया, आप क्या करते हैं? इस इक्वेशन को रिप्लेस करते हो। कितने कंस्ट्रेंट से? 2 कंस्ट्रेंट से करते हैं। पर आप देखो, ओरिजिनली हमारे पास क्वेश्चन में कितनी इक्वेशन दी हुई है? 1 2 3 दी हुई है। तो पहले इक्वेशन के लिए हम लेंगे W1, दूसरे इसके लिए लेंगे W2, तीसरे इसके लिए लेंगे W3। याद रखना, जो भी क्वेश्चन के लिए इक्वल टू वाला साइन आया, वो वाला वेरिएबल कैसा होता है? अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन होता है। ठीक है, वो कैसा होता है? अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन होता है। याद रखेंगे पक्के में। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म में है क्या? नहीं है। तो आप लिखेंगे फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट द given linear programming problem in standard primal form। स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म कैसे करेंगे? क्वेश्चन अगर मिनिमाइजेशन का है तो आप सबके साइन कैसे बनाएंगे? ग्रेटर देन इक्वल टू के। तो आप फर्स्ट क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कंस्ट्रेंट। कौन सा कंस्ट्रेंट? 2x1 plus x2 plus 6x3 is less than equals to 6 by -1 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? we get क्या मिलेगा? माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -2x1 -x2 -6x3। यहाँ पे लेस देन इक्वल टू की जगह आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 6 की जगह आ जाएगा -6। आगे पहली चीज समझ में आया? तो देखो, पहली इक्वेशन ऑलरेडी ग्रेटर देन इक्वल टू के फॉर्म में थी, जम गया। दूसरी इक्वेशन को भी मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू के फॉर्म में बना लिया। थर्ड, ये जो कंस्टेंट है, थर्ड कंस्टेंट, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो सेकेंड स्टेप रहेंगी रिप्लेस द थर्ड कंस्टेंट by replace the third constant by two constraints having less than equals to and greater than equals to sign। क्या करेंगे? आप इस कंस्ट्रेंट को कन्वर्ट करेंगे लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू साइन एंड मल्टीप्लाई द कंस्ट्रेंट हैविंग लेस देन इक्वल टू साइन बाय माइनस। क्यों -1 से क्यों रिप्लेस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? क्योंकि हमको क्वेश्चन कौन से फॉर्म में चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू के फॉर्म में। और जब भी इक्वल टू का साइन होता है वो दो चीजों से रिप्लेस होता है। काय से? लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। तो अभी तक क्या इक्वेशन थी हमारे पास? देयरफॉर क्या थी इक्वेशन? x1 -x2। देयरफॉर द कंस्ट्रेंट्स विल बी क्या थी? x1 -x2। तो आ गया x1 -x2 प्लस 3x3 प्लस 3x3 इक्वल्स टू 4 था। यहाँ पे था, मास्टर ने क्या बताया? जब भी इक्वल्स टू 4 ला, आपको इसको रिप्लेस करना है। कैसे? एक तो लेस देन इक्वल्स टू 4 एंड x1 -x2 प्लस 3x3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 से किया। तो जो इक्वल टू वाला साइन था, ये जो एक इक्वेशन थी, इसके जगह आपको कितनी नई इक्वेशन मिलती है? 2। और जिसको भी आपने एक इक्वेशन का 2 किया, वो कैसा हो जाता है? अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन हो जाता है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा यहां तक पक्के में? तो मैंने इक्वल टू को पहले रिप्लेस किया लेस देन इक्वल टू, फिर रिप्लेस किया ग्रेटर देन इक्वल टू से। बट मेरा क्वेश्चन का है मिनिमाइज का, तो मेरे को कौन सा साइन चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू। तो लेस देन इक्वल टू चलेगा क्या? नहीं
तो ये क्या हो जाएगा, इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा माइनस x1, माइनस इंटू माइनस प्लस x2 प्लस इंटू माइनस माइनस 3x3। अब लेस देन इक्वल टू हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू +4 की जगह -4 हो गया। अब मेरे को यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, मैंने यहीं पे मेंशन कर दिया था क्या कि रिप्लेस करना है थर्ड कंस्ट्रेंट बाय टू कंस्ट्रेंट्स हैविंग लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू साइन आएगा। आप चाहते तब लिख सकते रिप्लेस द थर्ड कंस्ट्रेंट हैविंग इक्वल टू साइन बाय two new constraints having less than equals to and greater than equals to sign and multiply the constraint having less than equals to sign by -1। मैंने पूरा थ्योरी यहाँ पे लिख दिया था ताकि जब मैं इसको कन्वर्ट करूँ तो हमको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। तो आपका स्टैंडर्ड एलपीबी प्रॉब्लम किस तरीके से बनेगा, तो आप लिखेंगे देयरफॉर द गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग फॉर्म प्रॉब्लम इन स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म इज क्या आएगा, क्वेश्चन क्या था आपका, मिनिमाइज z इक्वल टू, तो आ गया मिनिमाइज z इक्वल टू, यहां पे कोई x1 की टर्म दिख रही क्या, नहीं दिख रही, तो आ गया 0x1 प्लस 2x2 प्लस 5x3 आ गया। फिर कंडीशन सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स क्या है, पहला कंस्ट्रेंट था ग्रेटर देन इक्वल टू का, मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन है, ग्रेटर देन इक्वल टू चलता है, तो आ गया x1 प्लस x2, लेकिन यहाँ पे x3 नहीं था तो लिखा 0x3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया। सेकेंड वाले क्वेश्चन को आपने बनाया ग्रेटर देन इक्वल टू का, कैसे, -1 से मल्टीप्लाई करके, तो -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन बनी क्या थी, -2x1 -x2 -6x3 is greater than equals to -6 आ गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -6 आ गया। उसके बाद आपने थर्ड वाली इक्वेशन जो थी इसको रिप्लेस किया दो नई इक्वेशन के साथ, पहली -x1 प्लस x2 -3x3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4 और आखिरी x1 माइनस x2 प्लस 3x3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 के साथ। क्या कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, तो ये बना हमारा क्वेश्चन कौन से फॉर्म में, स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म में, जहां पे हमारा x1 x2 x3 सब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। अब लिखो इसको मैट्रिक्स फॉर्म, तो आप लिखेंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म it can be written as, किस तरीके से, क्वेश्चन था मिनिमाइज का था, अगर मिनिमाइज z इक्वल्स टू, क्या है z की वैल्यू, यहां पे 0 to 5 0 to 5 ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, x1 x2 x3 के साथ, तो मल्टीप्लाई हो रहा है x1 x2 x3 के साथ हो रहा है, मतलब यहाँ पे मैं c को मल्टीप्लाई कर रहा हूं x के साथ, सब्जेक्ट टू। अब देखो इसको पूरा प्रॉपर कंस्ट्रेंट्स को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो, पहले रो में आप लिखोगे पूरे x1 के कोऑर्डिनेट क्या है, 1 -2 -1 1 -2 -1, ये पूरे हो गए x1 के कोऑर्डिनेट, फिर x2 के 1 -1 1 -1 1 -1 फिर पूरे x3 के क्या है, 0 -6 -3 3 0 -6 0 -6 -3 3, फिर आ गया ग्रेटर देन इक्वल्स टू, पहला b 2 -6 -4 4 2 -6 -4 4, दैट इज ये कौन से फॉर्म में आ गया हमारे पास, यहाँ पे x लिखना भूल गए हम, x1 x2 x3, तो कौन से फॉर्म में आ गया ये, ax इक्वल्स टू b के फॉर्म में आ गया। तब आप लिखेंगे इसका डुअल, तो आप लिखेंगे द डुअल ऑफ
गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज, किस तरीके से, इज या तो कैन बी रिटन एज, किस तरीके से, क्वेश्चन था मिनिमाइजेशन का, अब आप लिखोगे मैक्सिमाइज, z के नीचे डाल दिया d आएगा। कैसे लिखते, अभी तक जो b था अब इधर आ जाएगा, है ना, यहाँ पे कॉलम के फॉर्म में था, इसको रो के फॉर्म में लिख देंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे w रहेंगे वेरिएबल। तो बताओ b जो राइट हैंड साइड था ये क्या था, 2 था, -6 था, -4 था, 4 था। अब ये मल्टीप्लाई होगा w के साथ। अब देखो यहाँ पे जो आपने नया क्वेश्चन बनाया स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म में, यहाँ पे कितनी इक्वेशन है, 4, बट जो ओरिजिनल क्वेश्चन था वहां पे कितनी इक्वेशन थी, 3। ठीक, तो जब भी ऐसा हो कि जो इक्वेशन में इक्वल टू का साइन आया उसके जगह 2 इक्वेशन बनती है, तो जो भी इक्वल टू वाला साइन आता है क्या याद रखना है, वाला वेरिएबल कैसा होता है, अनरेस्ट्रिक्टेड होता है। तो पहला w1 w2 में कोई भी दिक्कत नहीं, तो पहले वाले इक्वेशन के लिए वेरिएबल मान लिया w1, दूसरे वाले के लिए w2। ये तीसरी और चौथी इक्वेशन बनी थी इक्वल टू वाले साइन को सॉल्व करने के बाद। तो मैं पहले वाले को लूंगा w3 डैश, दूसरे वाले को लूंगा w3 डबल डैश। याद रखेंगे क्योंकि इक्वल टू वाले साइन को हटा के हमने 2 इक्वेशन बनाए थे, तो ये जो 2 इक्वेशन है दोनों की दोनों एक ही इक्वेशन से बनी है, तो इनके जगह जो वेरिएबल है वो भी इनके जगह एक ही डालूंगा मैं एंड में। तो मैंने पहले वाले को लिया w3 डैश, दूसरे वाले को लिया w3 डबल डैश, ले लिया। तो बताइए क्या आएगा यहाँ पे, w1 w2 w3 डैश w3 डबल डैश, मतलब ये 2 जाके मल्टीप्लाई होगा w1 के साथ, प्लस -6 जाके मल्टीप्लाई होगा w2 के साथ, फिर -4 जाके मल्टीप्लाई होगा w3 डैश के साथ, और +4 जाके मल्टीप्लाई होगा w3 डबल डैश के साथ। दैट इज zd की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 2w1 -6w2, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, मैं यहाँ से -4 को बाहर ले लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा w3 डैश, -4 बाहर चला गया, यहाँ पे 4 तो बाहर गया, उसके साथ माइनस साइन भी बाहर गया, तो यहाँ पे जाएगा w3 डबल डैश। जिन लोगों ने अनरेस्ट्रिक्टेड वाले शुरुआत के लेक्चर देखे उनको समझ में आ गया, मैं w3 डैश माइनस w3 डबल डैश की जगह क्या डालूंगा, w3 डालूंगा और लिखूंगा w3 क्या है, अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन, सब्जेक्ट, नहीं तो यहीं पे लिखते हैं नीचे, थोड़ा सा ऊपर से नीचे देख के लिखने में आसानी जाएंगे, सब्जेक्ट टू। कंडीशन कैसे लिखते हैं, ए के जगह लिखते हैं ए का ट्रांसपोज, एक्स के जगह लिख देते हैं w, और यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह आप क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू, बी के जगह क्या आ जाएगा, सी, और उसका आप लिखेंगे कॉलम के फॉर्म में। दैट इज क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज, पहली रो बन जाएगा पहला कॉलम, दूसरी रो बन जाएगा दूसरा कॉलम, तीसरी रो बन जाएगा तीसरा कॉलम, चौथी रो बन जाएगा चौथा आएगा। w में कितने वेरिएबल है, w1 है, w2 है, w3 डैश है, w3 डबल डैश है, लेस देन इक्वल टू सी में कौन कौन से नंबर थे, 0 to 5, इनको लिख दो कॉलम के फॉर्म में, तो आ जाएगा 0 to 5 आएगा। फिर आप लोगों को याद होगा इसको कैसे लिखते थे हम लोग, ये हो गया w1 का, तो आ गया w1, पहली रो w1 की, दूसरी रो w2 की, तीसरी w3 डैश की, चौथी w3 डबल डैश की, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में इस तरीके का कंसेप्ट आता था, w1 -2w2 -w3 प्लस w3 डबल डैश, दूसरे इसमें w1 -w2 प्लस w3 डैश -w3 डबल डैश, लास्ट वाले में 0w1 -6w2 -3w3 डैश प्लस 3w3 डबल डैश इज लेस देन इक्वल टू 0 to 5। तो पहली इक्वेशन क्या बनी आपकी, w1 -2w2
यहां से माइनस साइन को ले लूंगा बाहर, तो आ गया माइनस W3 डैश माइनस W3 डबल डैश। आ गया, इनसे माइनस साइन को ले लिया कॉमन। लेस देन इक्वल टू क्या है 0। दूसरी इक्वेशन W1 माइनस W2 W1 माइनस W2, यहाँ पे देखो प्लस W3 डैश माइनस W3 डबल डैश, एज इट इज है तो लिख दो उसको। लेस देन इक्वल टू 2। और लास्ट इक्वेशन 0W1 माइनस 6W2, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे +3 है, तो -3 को निकाल लो बाहर, तो आ गया -3, तो हो जाएगा W3 डैश माइनस W3 डबल डैश। इधर से -3 को निकाल लिया कॉमन, इज लेस देन इक्वल टू 5। आ गया। तो बताइए फाइनल आंसर क्या आएगा। आप लिखेंगे लेट, जहां पे पहले लिखो W1 W2 W3 डैश W3 डबल डैश, सब क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। फिर हम लेट W3 डाल देंगे किसके जगह, W3 डैश माइनस W3 डबल डैश की जगह, क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन में हमारे पास कितनी इक्वेशन थी, सिर्फ और सिर्फ 3। तो हमारा जो फाइनल आंसर आता है वहां पे हमारे पास कितने वेरिएबल होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 3। अभी कितने हैं 4, W1 W2 W3 डैश W3 डबल डैश है। तो यहाँ पे देयरफॉर W3 कैसा हो जाएगा, इज अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन। क्यों, जब अगर W3 डैश की वैल्यू है 2 माइनस W3 डैश की वैल्यू है 1, 2 में से बन गया 1 है ना, W3 और W3 डैश ये क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी दोनों भी पॉजिटिव है। अब बताओ अगर ये दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाए, 2 में से 2 गया कितना हो जाएगा 0। अगर W3 डैश 1 है और W3 डबल डैश 2 है, 1 में से 2 गया तो माइनस, तो आपके W3 की वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है और 0 भी हो सकती है। तो आप लिखेंगे W3 इज क्या है अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन है। तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, देयरफॉर द dual of given linear programming problem is, क्या हो जाएगा मैक्सिमाइज ZD, मैक्सिमाइज ZD जिसकी वैल्यू क्या है 2W1 माइनस 6W2, 2W1 2W1 माइनस 6W2 -4 W3 डैश माइनस W3 डबल डैश की जगह क्या आ जाएगा W3, तो -4 W3 आ गया। सब्जेक्ट टू क्या है कंडीशन, W1 माइनस 2W2 माइनस W3 डैश माइनस W3 डबल डैश की जगह आ गया W3 लेस देन इक्वल टू 0, W1 माइनस W2 प्लस W3 डैश माइनस W3 डबल डैश की जगह W3 इज लेस देन इक्वल टू 2, 0 W1 माइनस 6W2 माइनस 3 W3 डैश माइनस W3 डबल डैश की जगह W3 इज लेस देन इक्वल टू 5, जहाँ पे W1 और W2 ये तो हो गए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट W3 इज अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन, मतलब वो ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, लेस देन 0 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। अब हमारे डुअल के थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं, तो उसके बाद हमारा लेक्चर हो जाएगा कंप्लीट। तो आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।